अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। घोड़े सुस्त रफ्तारी से चलते हुए ज़ोरात के बाज़ारों में दाखिल हुए। बाज़ार सनसान पड़े हुए थे, लोग गहरी नींद में मस्त थे। बिलाशुबा ज़ोरात को एक जदीद शक्ल दे दी गई थी। बहुत काफ़ी रकबे में आबाद था ये शहर। तालूत एक सड़क से दूसरी सड़क पर, एक गली से दूसरी गली में दाखिल होता रहा। फिर वो एक बड़े मकान के अहाते के सामने रुक गया जहाँ शहर का वाहिद फर्द जाग रहा था। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ में हुक्का था और कभी कभी हुक्के की गड़गड़ाहट भी गूंज उठती और उसके धुएं की सूंधी बू फैल जाती। आओ, तालूत ने कहा और घोड़े से उतर गया। घोड़े की बाग पकड़े हुए हम दोनों मकान के अहाते में दाखिल हुए और बूढ़ा टापू की आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। आ गए, वो खामोशी से बोला और हुक्का रखकर हमारी तरफ लपका। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे, देखा मैं जाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, बूढ़ा बच्चों जैसी खुशी के साथ बोला। तालूत ने एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। अगमाना सो गई है, जाओ अंदर जाओ, उसे जगा लेना, ज़रा गहरी नींद सोती है, खूब झंझोड़ लेना। मगर रात बीत गई है, कहीं गुलाब खान भी ना सो गया हो, मगर खैर मैं उसे जगा लूँगा। लाओ सल्फ़े के लिए पैसे दो, मेरा नशा बड़ी देर से उखड़ा हुआ है, उसे देखते क्या हो, पैसे निकालो। नशे के साथ साथ मैं तुम्हारा गर्दन भी उखाड़ दूंगा, वरना होशो हवास में रख कर गुफ्तगू करो। तालूत ने पलटकर बूढ़े का गिरेबान पकड़ लिया और बूढ़े की आंखें खौफ से फैल गईं। गर्दन उखाड़ लोगे? उसने खौफजदा आवाज़ में पूछा। लेकिन क्यों? तुम कौन हो? तालूत ने पूछा। पूगा जान, बूढ़े ने फुदक कर कहा। ये क्या होता है? तालूत ने फिर पूछा और मुझे हंसी आ गई। मैं होता हूँ, बिल्कुल मैं, उसने इसी अंदाज में जवाब दिया। तालूत मैंने हालात किसी हद तक समझकर तालूत को आवाज़ दी और वह मेरी तरफ देखने लगा। इसे कुछ रकम देकर दफ़ा कर दो, इत्तफाक से हमने बेहतरीन जाए पनाह तलाश की है। क्या मतलब? तालूत ने हैरत से कहा। इस दौरान मैंने कुछ करेंसी बूढ़े की तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर बूढ़ा खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, इससे तो मैं अपना सारा कर्ज बेबाक कर दूंगा। जीते रहो। अब तुम अंदर जाओ, अगमाना को जगा लो, वो बेहद अखलाक है, ज़रा भी बुरा नहीं मानेगी। बूढ़े ने एक जरकंद भरी और दौड़ता हुआ अहाते से निकल गया। तालूत ने शाने उचकाकर मेरी तरफ देखा। आओ, मैंने कहा, और फिर हमने घोड़े अहाते में बांध दिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तालूत ने मेरा शाना भींच कर गुर्राते हुए कहा, यार हम वैसी ही एक जगह आए हैं, मेरा मतलब है कारोबारी जगह। मेरा ख्याल है यहाँ लड़कियाँ मिलती हैं। अरे हाँ मेरे दोस्त, इसमें हैरत की क्या बात, गलाजत और गंदगी हर जगह होती है। बूढ़ा नशे का आदी है, मुमकिन है वो उसकी बेटी ही हो। तो फिर हमें इससे क्या गर्ज? हमें तो रातों रात किसी जाए पनाह की ज़रूरत थी और मेरा ख्याल है इससे उम्दा जगह नहीं हो सकती। यहाँ कोई हमें हैरत से नहीं देखेगा। बात तालूत की समझ में भी आ गई। चुनाचा हम दोनों खामोशी से बड़े मकान में दाखिल हुए। उसमें 6-7 कमरे थे, बाद में रोशनियाँ थी, बाद बेचिराग पड़े हुए थे। किसी अगमगाना को जगाने की क्या ज़रूरत है, बस एक कमरा तलाश कर लो, तालूत ने कहा। ठीक है, लेकिन आओ इस मकान का जायज़ा तो लें, मैंने तालूत से कहा और तालूत तैयार हो गया। मकान में कुल 4 अफराद थे, 2 नौजवान लड़कियां, एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा जो चला गया। खूब अच्छी पोजीशन है, मेरा ख्याल है वो आखिरी सिले वाला कमरा दुरुस्त है, तालूत ने कहा। आओ फिर आराम करें, मैंने कहा, और हम उसके कमरे में दाखिल हुए। कमरे की अकबी खिड़की खोल देने से बाहर का मंजर नज़र आने लगा। बर्फ़ अब भी पड़ रही थी और अंदर अच्छी खासी खनकी थी। हम खुरदरी ज़मीन पर लेट गए। क्या ख्याल है आरफ, ज़बरदस्ती के मेहमान कैसे रहे? तालूत ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। तुम्हारा मूड है तालूत, वरना मैं जानता हूँ तुम खान ज़ोरात के महल में भी क़याम कर सकते हो। हर माहौल के बारे में जानना ज़रूरी है।
खुरदरी ज़मीन पर भी इंसान सोते हैं। बहुत से लोग तुम्हारी दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके सर पर साहिबान भी नहीं। हाँ, मेरी दुनिया की बात ना करो, ना जाने मेरी दुनिया में क्या क्या है। मैंने एक ठंडी आह भरकर कहा, ठीक है, अब सोने की कोशिश करो ताकि सुबह को शक्ल पर फटकार ना बरसे। तालूत ने करवट लेते हुए कहा और मैंने भी करवट बदल ली और उस खुरदरी ज़मीन पर भी मुझे नींद आ गई। फिर सुबह को उस वक़्त ही आँख खुली जब चंद आवाज़ें नज़दीक सुनाई दी। मैंने चौंक कर देखा, रात का बूढ़ी औरत और 2 खूबसूरत लड़कियां हमारे गिर्द खड़ी थीं। ऐसे काम नहीं चलेगा अगमाना, तू अमीर ज़ोरात की बेटी नहीं है। मैं कहती हूँ इतनी गहरी नींद सोई क्यों? मेहमान क्या सोचेंगे? मैं गहरी नींद नहीं सो रही थी, मुझे जगाने की कोशिश ही नहीं की गई। एक लड़की ने जवाब दिया, अभी उठ जाने दे, अगर मेहमानों ने शिकायत की तब तेरी खबर लूँगी। रक्षे से कहूँगी कि अब यहाँ मेहमानों के साथ ये सलूक होने लगा है। खुदा के लिए रक्षे से कुछ मत कहना, मैं मेहमानों से माफ़ी मांग लूँगी। भाई खरबूज खान, ये सब क्या है? तालूत की आवाज़ सुनाई दी। अबे उठ तरबूज के बच्चे, मैंने झल्लाए हुए अंदाज में कहा और तालूत उछल कर बैठ गया। हमारे इस तरह जाग जाने से हमारे गिर्द खड़े हुए सारे लोग चौंक पड़े। फिर बूढ़ी ने अपने चेहरे पर मुलायमत के आसार पैदा किए और करीब अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, उठो बच्चों, हाय कैसा शर्मिंदा किया है। तुम यहाँ आकर सो गए थे, मुझे जगा लिया होता। हम यहाँ बहुत आराम से सोए थे बड़ी भी, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तुम हमारे मेहमान थे, मेहमानों के साथ ये सलूक तो नहीं होता। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम बेफिक्र रहो, हम बहुत खुश हैं। तुमने अगमाना को जगाया था? बड़ी बी ने पूछा। नहीं, हम तो सीधे इसी कमरे में आए थे और चौंका सख्त नींद आ रही थी, इसलिए इत्मीनान से सो गए। चलो फिर कोई बात नहीं, अब तुम नहा लो, मैं नाश्ता तैयार कराती हूँ। चल दिलशाद, नाश्ता तैयार कर और अगमाना तू इन लोगों के नहाने का इंतज़ाम कर और पोगे तू बाहर बैठ। जाता हूँ, बूढ़े ने कहा और बाहर निकल गया। बूढ़ी औरत जो चेहरे से काफ़ी खतरनाक मालूम होती थी, दूसरी लड़की को लेकर बाहर निकल गई। अब कमरे में अगमाना हमारे साथ रह गई। मैं तुम लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ तुम्हें तकलीफ़ हुई, उसने गंभीर आवाज़ में कहा। खरबूज भाई, इस लड़की से कहो कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, तुम हमें गुस्ल खाना दिखा दो, बाकी बातें बाद में होंगी। वो जल्दी से बढ़ी और फिर गुस्ल खाने के दरवाजे पर रुक कर उसने अल्तजा अमीज़ अंदाज में कहा, सुनो, मुमकिन है इसके बाद मुझे दोबारा मौका ना मिल सके, मुमकिन है मैं तुमसे ना कह सकूं। खुदा के लिए मेरे बारे में नाराज़गी का इजहार मत करना, वरना रक्षे मेरी खाल उधेड़ देगा। ये रक्षे कौन है? तालूत ने सवाल किया। उसके बारे में फिर बताऊंगी, इस वक्त मौका नहीं है। अब मैं जाऊं? ठीक है। तालूत ने एक ठंडी सांस ली और लड़की वापस मुड़ गई। आरफ, तालूत ढीले ढाले लहजे में बोला। भाई तरबूज, मैंने मज़का खेज अंदाज में गर्दन हिलाई। रक्षे, हाँ रक्षे, लड़कियों की खाल उधेड़ देता है, हम उसकी खाल उधेड़ देंगे, उसकी खाल में भूस भी भरेंगे। हाँ, मगर भूस कहाँ से दस्तयाब होगा? फ़िलहाल इसके बारे में मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि गुस्ल खाना एक आदमी के लिए है या दोनों भीख वक्त उसमें गुस्ल कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक के लिए है तो पहले मैं जाऊं या तुम ही चले जाओ, मगर वापस आ जाना। आ जाऊंगा, अल्लाह मालिक है। हम दोनों इसी तरह मस्करेपन की बातें करते रहे। फिर तालूत गुस्ल खाने में दाखिल हुआ। थोड़ी देर के बाद हम गुस्ल से फारग हो गए। हमें नाश्ते के लिए ले जाने वाली दूसरी खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम दिलशाद लिया गया। उसकी उम्र अगमाना से कम थी और वो किसी कदर शौक भी नजर आई। आपका नाम दिलशाद है खातून? तालूत ने भीगी आंखें बनाकर पूछा। हाँ है। फिर वो चिड़चिड़े अंदाज में बोली, अल्लाह अकबर, क्या आप हरी मिर्चों का शौक रखती हैं? क्या मतलब हुआ इस बात का? उसने तीखे अंदाज में तालूत को घूरा। खुदा पनाह में रखे, क्या आपने नाश्ता नहीं किया? क्या तुम पागल हो? लड़की खिलखिलाकर बोली। अभी तो नहीं हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह। तुमने मेरे नाश्ते के बारे में पूछा था। मैंने सोचा कि अगर कोई और बात मेरे मुंह से निकल गई तो मुमकिन है नाश्ते में आप मुझे ही खा जाएं। देखो जी, मैं पत्थर मार कर सर फाड़ दिया करती हूँ। मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें मत करना। मैं किसी से नहीं डरती, रक्षे से भी नहीं। तालूत ने यूं ही अंधेरे में तीर फेंका।
रक्षे वो किसी कदर घबरा गई। हाँ, उससे भी नहीं, उसने खोखले लहजे में कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहरहाल उसके बाद हम खामोश हुए और फिर नाश्ते के कमरे में पहुंच गए। नाश्ते के कमरे में अगमाना मौजूद थी। दस्तरख्वान बिछा हुआ था, उस पर दूध की मसनूआत, पनीर, कुछ फल रखे हुए थे। अगमाना ने मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया, लेकिन ये मुस्कुराहट मसनूई थी, जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। उसने हमसे नाश्ता करने के लिए कहा और हम बेतकल्फी से बैठ गए। नाश्ता बहुत था, खूब सैर होकर किया। किसी और चीज़ की ज़रूरत? अगमाना ने पूछा। नहीं शुक्रिया, तुमसे कुछ बातें करेंगे। आप दोनों? उसने हकलाए हुए लहजे में पूछा। हाँ, एक साथ। वो किसी कदर परेशानी से बोली। हाँ, क्या हर्ज है, तालूत ने जवाब दिया और वो घबरा कर दिलशाद को देखने लगी। तू जा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? उसने किसी कदर डांटते हुए वाले अंदाज में कहा और दिलशाद हमें घूरती हुई बाहर निकल गई। और फिर अगमाना सरासीमा सी निगाहों से हमारी तरफ देखने लगी। मेरा मतलब है आप दोनों। वो फिर बोली। तुम इस कदर परेशान क्यों हो अगमाना? नहीं, आओ, उसने बेचारगी से कहा और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गई। हम उसके साथ थे, लेकिन रास्ते में बूढ़ी और करी सूरत औरत हमारे सामने आ गई। उसने अपने पीले और बदनुमा दांत निकाल दिए थे। जा रहे हो, मगर पैसे? उसने हाथ फैला दिया और तालूत ने जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। बूढ़ी की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके बाद उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका और हम उस तरफ बढ़ गए जहां अगमाना दरवाज़ा खोले हमारा इंतज़ार कर रही थी। हमारे करीब पहुंचने पर वो रास्ते से हट गई और हम दोनों अंदर दाखिल हुए, लेकिन अगमगाना के चेहरे पर अब भी परेशानी के आसार थे। तुम लोग बुरा मत मानना, मैं कभी दो आदमियों के साथ नहीं रही। अंदर चलो बेवकूफ़ लड़की, तालूत ने उसके शाने पकड़कर उसे अंदर धकेलते हुए कहा और वह बेबसी से कमरे में दाखिल हो गई। तालूत ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की गहरी गहरी सांसें ले रही थी। क्यों, गर्मी लग रही है? तालूत ने पूछा। जी वो नहीं, वो बेतुके अंदाज में बोली। पता नहीं क्या बक रही हो, बैठ जाओ। तालूत ने उसे सामने पड़ी हुई चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए कहा और वो परेशान परेशान सी बैठ गई। तुम परेशान क्यों हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस मैं दो आदमियों के साथ। हम आदमी हैं, दरिंदे नहीं। तुम्हें चीड़ फाड़ कर नहीं खा जाएंगे। बैठो, बातें करें, हम तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। जी, उसने हैरानी से हमारी तरफ देखा। हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? नहीं, तुम्हारी सोच गलत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर किसी कदर सुकून के आसार नजर आए। फिर उसने मुतफक्राना निगाहों से हमारी तरफ देखा और बोली। तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नाराजगी की क्या बात है? दर हकीकत रात को मैं गहरी नींद सोई थी। तुमने मुझे जगाने की कोशिश की थी? जी नहीं, हमें आपसे ऐसा कोई काम नहीं था मोहतरमा, जिसकी वजह से आपको रात को जगाया जाता। या तो तुम बहुत ही शरीफ आदमी हो या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़। बूढ़ी माँ ने तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ ना भेज दिया होगा, उसने पैसे ज़रूर लिए होंगे। अगमाना, फजूल बातें मत करो। तुम्हारी बूढ़ी माँ ने और तुमने जो कुछ भी सोचा हो, तुम जो भी करती हो, हमें उससे गर्द नहीं। हम कह चुके हैं, हमें तुमसे गुफ्तगू करनी है। मैं तैयार हूँ, उसने मसूमे से पूछा। रक्षे कौन है? तालूत ने पूछा और अगमगाना का चेहरा उतर गया। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगी। जवाब दो अगमाना, रक्षे कौन है? मेरा मामू है, अगमाना ने जवाब दिया। बूढ़ी औरत तुम्हारी माँ है? नहीं, मेरी खाला। और बूढ़ा, वो मेरा खालू है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? मर गए, उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा। तो क्या तुम्हारे मामू और खाला ने तुम्हारी परवरिश की है? हाँ, उसने जवाब दिया। पूरी सूरत हाल मेरी समझ में आ गई। मजलूम अगमाना खाला और मामू के जरिए माआश बनी हुई थी। बहरहाल मजलूम लड़कियों की फहरिस्त में उसका नाम भी शामिल कर लिया गया। कई मिनट तक हम गर्दन झुकाए उसके बारे में सोचते रहे। फिर तालूत ने पूछा, क्या तुम्हारी छोटी बहन भी इस लाइन पर चल रही है? खुदा ना करे, खुदा ना करे, वो तड़प कर बोली और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने रक्षे से कह दिया, वो जितना चाहे मुझसे कमा ले, जिस कदर चाहे मुझे लूट ले, लेकिन दिलशाद की तरफ बुरी निगाह ना डाले। खुद दिलशाद बहुत तेज है, रक्षे उससे डरता है। अभी तक तो खुदा ने उसकी हिफाजत की है, आगे भी वही निगहबान है।
ओ फिक्र मत करो अगमाना, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें रक्षे के चुंगल से निकाल लेंगे और तुम्हें एक उम्दा जिंदगी गुजारने का मौका देंगे। और अगमाना ने गर्दन झुका ली। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात नजर आए। साफ ज़ाहिर था उसने हमारी बातों की रवा रवी में सुना था। मुमकिन है दूसरों ने भी उसे ये पेशकश की हो और बेवकूफ़ बनाकर चले गए हों। बहरहाल उसके बाद तालूत ने यह मौजू ख़त्म कर दिया। कई मिनट तक खामोशी रही। फिर अगमाना ने कहा, तुमने बूढ़ी खाला को पैसे दिए होंगे? हाँ, क्यों? बस मैं हर तरह तैयार हूँ, वो हकला कर बोली। बैठी रहो अगमाना, हम सिर्फ तुमसे गुफ्तगू करेंगे ताकि तुम्हें इन लोगों में और हम में फ़र्क का एहसास हो जाए जिन्होंने शायद हमारी तरह तुम्हें तसल्लियाँ दी होंगी। और वो चौंक पड़ी। उसने हैरत से हम दोनों की शक्ल देखी, जैसे उसे हैरत हो कि उसने उसके दिल की बात कैसे जान ली। और फिर उसने गर्दन झुका ली। बल्कि अगर हो सके तो एक एक चप चाय पिलवा दो, तबीयत सैर नहीं हुई, मैंने कहा। और अगमाना जल्दी से खड़ी हो गई। अभी लाई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। तालूत ने एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। खैरियत, यह चाय की ज़रूरत किस तरह पेश आई? उसने पूछा। मैं तुमसे कहना चाहता था कि किस उलझन में पड़ गए। हमें दूसरे काम करना है, यहाँ फंस कर। दूसरा काम ज़रूर करेंगे आरफ, लेकिन क्या इन मजलूम लड़कियों को ऐसे ही छोड़ देंगे? ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है पहले इस उलझन को देख लिया जाए। मैंने सोचा है कि इस मकान को अपना हेड क्वार्टर बना लिया जाए। यहाँ रहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। यहीं से ज़ोरात के हालात मालूम किए जाएं और फिर फैसला किया जाए। ये भी ठीक है। बूढ़ी औरत से मामले की बात कर लेंगे और उस वक्त तक उसे बेवकूफ़ बनाएंगे जब तक यहाँ के मामला से वाकफ़ ना हो जाएं। बिल्कुल ठीक, मैंने उससे इत्तफाक किया और उसी वक्त अगमाना वापस आ गई। मैंने दिलशाद से कह दिया है अभी तैयार करके लाती है। ठीक है, बैठो, दरवाज़ा खुला रहने दो। यकीनन, तालूत ने कहा और वो मुस्कुराती हुई हमारे सामने बैठ गई। कई मिनट खामोशी से गुजर गए। फिर तालूत ने बड़ी चालाकी से सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया। खान ज़ोरात के बारे में सुना है कि बेहद रहम दिल और खुदा तरस इंसान है, लेकिन तुम लोगों ने रक्षे की शिकायत उसके कानों तक पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं की? उसने पूछा। अगमाना ने चंद सेकंड तक गर्दन झुकाकर कुछ सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, खान ज़ोरात तक रसाई बहुत मुश्किल है और फिर सिर्फ एक बार मैंने निकल भागने की कोशिश की तो 2 माह तक बिस्तर पर पड़ी रही। उसने डुबडुबाई आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। मारा था तुम्हें रक्षे ने? हाँ। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन दिलात बहुत तेज़ है। उसने कोशिश की तो रक्षे ने उसे धमकी दी कि वो मुझे कत्ल कर देगा। तब मजबूरन दिलशाद भी खामोश हो गई। बड़ी अफसोसनाक है तुम्हारी कहानी, लेकिन खान ज़ोरात के बारे में हमने सुना था कि वो बहुत बाखबर इंसान है। तअज्जुब है उसके ज़हरा साया ऐसे मज़ालम हो रहे हैं। खान बाबा को कुछ ना कहो, वो दर हकीकत रहम दिल इंसान है। ये उसकी रहम दिली ही है कि ना जाने आज वो किस मुसीबत में गिरफ्तार है, ना जाने वो कहाँ गया। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। अगमाना भी चौंक कर मुझे देखने लगी। खान ज़ोरात कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मैंने गर्दन हिलाई। क्यों? क्या तुम्हारा ताल्लुक ज़ोरात से नहीं? नहीं, हम तासिया बस्ती के बाशिंदे हैं, वहीं से आए हैं। तअज्जुब है। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिबास पर गौर ही नहीं किया। तुम दोनों भाई हो? हाँ। तुम्हारी शक्लें कैसी एक दूसरे से मिलती हैं? तुमने अब गौर किया? नहीं, पहले भी गौर किया, लेकिन सच पूछो, मुझे अपने पास आने वालों से सख्त नफ़रत होती है, सख्त नफ़रत। मैं उनसे उनके ज़ात के बारे में कोई सवाल नहीं करती। तुम्हारी दूसरी बात है, क्यों इनमें क्या लाल जड़े हुए हैं? दरवाजे से दिलशाद की आवाज़ सुनाई दी, जो चाय की ट्रे लिए हुए अंदर आ रही थी। ओह दिलशाद, ये बहुत नेक लोग हैं, अगमाना जल्दी से बोली। यहाँ कौन सी नेकियां करने आए हैं? वो चाय रखते हुए नाक सिकोड़ कर बोली। दिलशाद, अगमाना घबराए हुए अंदाज में बोली। फिक्र मत करो अगमाना, इस नक चढ़ी की बातें मुझे पसंद हैं, तालूत ने कहा। लानत है तुम्हारी पसंद पर, मैं तुम्हारी पसंद पर थूकती भी नहीं। दिलशाद, खुदा के लिए ज़ुबान काबू में रखो, फिर कोई हंगामा खड़ा कराएगी। मैं हंगामों से नहीं डरती, समझी? दिलशाद कमर पर हाथ रख कर बोली। ठीक है, लेकिन अगमाना कभी हमारी शक्ल देखती, कभी दिलशाद की। बैठ जाओ दिलशाद, तालूत ने संजीदगी से कहा। क्यों बैठ जाऊं? गुलाम हूं तुम्हारी? वो आंखें निकाल कर बोली। दिलशाद, तुम इन लोगों को नहीं समझी। ये वो नहीं है जो यहाँ आते हैं। दिलशाद, ये उनमें से नहीं जो मेरे तलबगार होते हैं। क्या मतलब?
दिलशाद किसी कदर नरम पड़ गई। हाँ दिलशाद, ये अजनबी हैं, ज़ोरात के रहने वाले भी नहीं, लेकिन उन्होंने खाला को मोटी रकम दी है। मैं भी तो तुमसे कह रही हूँ, फिर ये कौन है? सिर्फ मेहमान, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। दिलशाद हैरत से हमें घूरने लगी और तालूत के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने नरम लहजे में कहा, हम चंद रोज़ तुम्हारे यहाँ क़याम करेंगे, 2 रात की सैर करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। सैर करने के लिए तुमने बुरे वक्त का इंतखाब किया है, 2 रात के हालात तो बहुत ख़राब हैं। दिलशाद ने कहा, अगर तुम गुस्सा थूक कर मेज़बानों की तरह बैठो तो तुमसे बात की जाए। तालूत ने कहा, अगर तुम बाजी के गाहक नहीं सिर्फ इंसान हो तो मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। वैसे इंसानों को देखे हुए अरसा बीत गया, यहाँ तो सिर्फ भेड़िए आते हैं, खून के प्यासे, जो नोचते भंबोड़ते हैं और सैर होकर वापस चले जाते हैं। दिलशाद ने कहा। हम दोनों इस तलख लड़की को गौर से देख रहे थे और उससे मुतासर थे। वो चंद सेकंड खामोश रही, फिर बोली, तुम्हें ज़ोरात के हालात मालूम नहीं हैं? नहीं, ज़ोरात सख्त बहरान से गुजर रहा है, कल ना जाने क्या हालात हों। अगर मुनासिब समझो तो हमें बताओ। खान ज़ोरात को अगवा कर लिया गया और इस अगवा में खानम का हाथ ज़ाहिर किया जा रहा है। खानम? हाँ, ज़ोरात की मलका, खान ज़ोरात की नौजवान बीवी। ये कब की बात है? 2 हफ्ते गुजर गए, खान का पता नहीं चल सका। बिल्कुल नहीं, सख्त कोशिश हो रही है। मलका पर शुबा ज़ाहिर करने वाले लोग कौन हैं? अमीर गुलबाज, लेकिन उनकी नेक नामी पर शुबा नहीं किया जा सकता। उनकी क्या हैसियत है? सबसे बड़े ख़ानदान से हैं ज़ोरात का, शाही ख़ानदान से भी बड़ा। हमेशा का नेक नाम है, उस ख़ानदान के अफराद बड़े बड़े ओहदों पर हैं। खूब। तालूत ने दिलचस्पी से मेरी तरफ देखा। मुझे भी इसमें दिलचस्पी महसूस हुई। क्या अमीर गुलबाज की ज़ोरात की खानम से कुछ दुश्मनी थी? नहीं, लेकिन अगर उनका शुबा दुरुस्त है तो फिर हर संजीदा आदमी को खानम पर निगाह रखनी होगी। क्या मतलब? तालूत ने पूछा। शकील यूं भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। ये कौन था? खान ज़ोरात का भतीजा। तो शकील का उन मामला से क्या ताल्लुक? हो या ना हो, लेकिन कहा जाता है कि ज़ोरात की खानम का शकील से ज़रूर ताल्लुक है। दिलशाद ने कहा। दिलशाद, अपने अल्फाज पर काबू रखो, अगमाना ने सरसराती आवाज़ में कहा। क्यों काबू रखूं? डरती हूँ किसी से? बड़ी उलझी हुई कहानी है, समझ में नहीं आती। तालूत ने मेरी तरफ देखकर कहा। बस मैं कुछ और नहीं समझाऊंगी, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। दिलशाद अचानक खड़ी हो गई। अजीब मतलून मजाज की लड़की थी। अगमाना उसे रोकती रह गई, लेकिन वो बाहर निकल गई। उसके बाद के हालात तुम बताओगी अगमाना? मैं क्या बता सकती हूँ? मेरे हालात ने मुझे किसी और मामले में मदाखलत का मौका ही नहीं दिया। तालूत खामोश होकर कुछ सोचने लगा और फिर उसने गर्दन हिलाई और हम चाय पीने लगे। चाय से फारग होने के बाद तालूत ने अगमाना से कहा, अगमाना, अपनी खाला को भेज दो, मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा। अच्छा, उनसे सादगी से कहा और उठकर बाहर निकल गई। मामला तो हमारी तवक्का से ज़्यादा दिलचस्प हैं। क्या तुम भी इनमें दिलचस्पी ले रहे हो आरिफ? बिल्कुल, मैंने भरपूर लहजे में कहा। गोया खानम एक फरीक हैं। खान ज़ोरात के अगवा में उसका हाथ बताया जाता है और दूसरे फरीक वो हैं जिन्हें हमने पहाड़ों में देखा। और ये बात भी किसी हद तक हमारे इल्म में आ चुकी है कि दूसरा फरीक चालबाज है। उन लोगों की गुफ्तगू से ये अंदाज होता है। बेशक, तो फिर तीसरा फरीक हम क्यों ना बन जाएं, जो सिर्फ असलियत सामने लाने वालों में से हों। नकाबपोश ने किसी प्रोपेगेंडा पार्टी का जिक्र भी किया था, उसे भी देख लेंगे। और वो असरार हसीना, अरे सब की कली मुकम्मल हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। बस ये बताओ, क्या इस सिलसिले में काम करने को तैयार हो? बेखुशी मैंने जवाब दिया। तो लुत्फ आ जाएगा, हालात कुछ ऐसे ही मालूम हो रहे हैं। चंद मिनट के बाद खाला आ गई। मनहूस चेहरे पर मकारी की मुस्कुराहट सजाए। उस मनहूस गुड़िया से सख्त नफरत महसूस हुई। ताहम तालूत ने उसे गुफ्तगू शुरू की। छोटी लड़की के बारे में क्या ख्याल है बड़ी भी? नहीं, अभी वो तैयार नहीं। मैं मुंह मांगी रकम दूंगा, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है बेटे, मगर तुम उसे खुद तैयार कर लो तो दूसरी बात है। वो बड़ी सख्त मजाज है। चलो ठीक है, अब तुम दूसरी बात बताओ। अगर मैं एक आध हफ्ते तुम्हारे पास रहना चाहूँ तो? सर आंखों पर, लेकिन एक शर्त है। क्या? जब तक मैं यहाँ रहूँगा कोई दूसरा नहीं आने पाए। अगर तुम 1 हफ्ते की अदायगी कर दो तो दूसरा कैसे आएगा यहाँ? बोलो क्या मांगती हो, जो खुशी से दे दो।
बूढ़ी ने बेगैरती से मुस्कुराते हुए कहा और तालूत ने नोटों की एक गुड्डी निकालकर बूढ़ी की गोद में डाल दी। और ये रकम बूढ़ी इस छोटी सी रियासत में 1 साल में भी ना कमाती होगी। गुड्डी देखकर उसका सांस फूल गया। हमारे खाने पीने सोने का माकूल इंतज़ाम होना चाहिए, और अगर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई गड़बड़ हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो यहाँ, बूढ़ी ने बेमुश्किल तमाम खुद पर काबू पाते हुए कहा। दोनों लड़कियों को हमारी खिदमत में रहना चाहिए। छोटी सी अगर बात बन गई तो उसकी रकम तुम्हें अलग से मिलेगी। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बूढ़ी ने ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाते हुए कहा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बूढ़ी ने ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाते हुए कहा। बस जा सकती हो, तालूत ने रोब से कहा, और बूढ़ी जल्दी से उठकर बाहर लपकी। अंदाज ऐसा था जैसे खतरा हो कि नोट उससे छीन लिए जाएंगे। उसके बाहर निकलते ही तालूत उसे गालियां देने लगा। तुझे तो ऐसा दुरुस्त करूंगा बूढ़ी कि याद रखेगी। और रक्षे के बारे में क्या ख्याल है? तालूत दांत पीसने लगा। अब क्या प्रोग्राम है? बाहर निकलेंगे, हालात देखेंगे, बहुत से मामलात हैं, एक एक करके हालात से वाकफियत हासिल करना होगी। कब चलोगे? बस थोड़ी देर के बाद। मेरा ख्याल है रासम को तकलीफ़ देनी पड़ेगी। क्यों? मकामी लकब लिबास, हमें मकामी लिबासों की ज़रूरत होगी, वरना अजनबी निगाहों से देखे जाएंगे, मंगवा लिए जाएंगे, तालूत ने पुरख्याल अंदाज में कहा। उसके बाद हम देर तक बैठे इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। बूढ़ी पलट कर नहीं आई और उम्मीद थी कि नहीं आएगी। हम लोगों ने तैयारियां की और रासम ने हमारी मर्जी के मुताबिक लिबास मुहैया कर दिए। बाहर निकल रहे थे कि दिलशाद नजर आई। वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी। एक कदम ठटक गई। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नजर आए, और फिर ना जाने क्यों वो बच्चों के से अंदाज में मुस्कुरा दी। क्यों, क्या बात है? तुम दोनों एक दूसरे का आईना मालूम होते हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। कोई तुम्हें देखकर हैरान हुए बगैर ना रहेगा। अच्छा, तालूत हंस पड़ा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ज़ोरात की सैर करने। शाम को वापस आओगे? हाँ, तब ठीक है। खाला कह रही थी कि तुम लोग काफ़ी दिन यहाँ रहोगे, और जब तक रहोगे और कोई नहीं आएगा। ठीक कह रही है। क्या तुमने खाला को बहुत से पैसे दिए? इसके बारे में भी कुछ कह रही थी तुम्हारी खाला। हाँ, कह रही थी कि तुम लोग बहुत मालदार मालूम होते हो। इससे तुम्हारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं तो दौलत पर थूकती हूँ, उसने नाक सिकोड़ कर कहा। जीती रहो, जी खुश कर दिया, बस अब भाग जाओ, तालूत ने कहा, और मैना शाना पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दिन की रोशनी में हम मकान से निकल आए, तब ज़ोरात की बस्ती देखी। बिलाशुबा एक उम्दा शहर की हैसियत रखती थी। हम घोड़ों पर बैठे बस्ती की सैर करते रहे, ऊंचे नीचे मकानात देखे, गलियां बाजार देखे। यहाँ स्कूल और कॉलेज वगैरह भी थे। पहाड़ों से घिरी इस बस्ती को देखकर अंदाजा होता था कि इसका रखवाला इसके बारे में क्या ख्यालात रखता है। उसने अपनी बस्ती की आवाम की खुशहाली का किस तरह ख्याल रखा है। खान ज़ोरात, न जाने बेचारे के साथ क्या सलूक हुआ, न जाने उसे किसने अगवा किया। बाजारों में घूमने फिरने वालों ने हमारी तरफ कोई तवज्जो ना दी। ज़ाहिर है इतने बड़े शहर में 2 आदमियों की मौजूदगी क्या हैसियत रखती थी। वैसे यहाँ होटल वगैरह नहीं थे। हाँ, कहवा खाने बेकसरत थे। घोड़ों की पुश्त पर हमने आधे शहर का चक्कर लगाया और फिर एक कहवा खाने में जा बैठे। एक मुलाजम ने कहवे के बर्तन हमारे सामने रख दिए। बिलाशुबा माहौल में एक पुरअसरार सी खामोशी घुली हुई थी। हर शख्स किसी सोच में गुम नजर आया। एक अजीब सी कैफियत थी, एक अजीब सा एहसास। दफतन 2 आदमी हमारी तरफ बढ़े। ये शक्ल सूरत से खतरनाक नजर आए, जिसामत में भी काफ़ी थे। जिस वक़्त वो हमारे सरों पर पहुंच गए तब हमें एहसास हुआ। तालूत ने कहवे का प्याला आहिस्ता से रख दिया। उसके तेवर खराब नजर आने लगे। कौन हो तुम लोग? उनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा। करबो जवार में बैठे हुए लोग चौंक चौंक कर हमारी तरफ देखने लगे। तालूत ने मेरी तरफ देखा और मैंने कहवे का प्याला इत्मीनान से अपने नज़दीक खड़े हुए शख्स के मुंह पर उछाल दिया। कहवा काफ़ी गर्म था, उसका चेहरा झुलस गया।
तालूत ने खड़े होकर मेज उलट दी और दूसरा आदमी मेज की लपेट में आकर ढेर हो गया। कहवे से जलने वाला दोनों हाथ चेहरे पर रखे धाड़ रहा था। तालूत जेब से कहवे की कीमत निकाली और थोड़े फासले पर खड़े हुए शख्स के हाथ पर रख दी। इतनी देर में मेज की टक्कर से गिरने वाला खड़ा हो गया। उसने पेटी से पिस्तौल निकाला और तालूत की तरफ तान लिया, लेकिन दूसरे में तालूत ने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लात मारी और पिस्तौल उछल गया। तालूत ने उसे इत्मीनान से लपक लिया था। जलने वाले की हिम्मत ही ना रही थी कि कोई दूसरी हरकत कर सके। अब बताओ क्या चाहते हो? खंजीर के बच्चे। पिस्तौल वाला तालूत के हाथ में दबे हुए पिस्तौल को नजरअंदाज करके उस पर झपटा, लेकिन तालूत ने पिस्तौल का दस्ता उस कुव्वत से उसकी खोपड़ी पर रसीद किया कि उसे तारे ही नजर आ गए। आओ, तालूत ने मुझसे कहा, और हम दोनों इत्मीनान से कहवा खाने से निकल आए। किसी और ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। मगर ये थे कौन और क्या चाहते थे? मैंने हैरानी से कहा। पता नहीं, तालूत ने लापरवाही से शाने उचकाए। मालूम तो किया होता। क्या जरूरत है आरफ? अब सोचो करना क्या है। मैं इन मामलात में मदाखलत चाहता हूँ फौरी तौर पर। यहाँ के लोग सस्पेंस का शिकार हैं। हमें भी हालात से वाकिफ होना चाहिए। तो फिर काम शुरू कर दियो। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? इब्तदा कहाँ से की जाए? ज़ोरात के महल से, मैंने जवाब दिया। तो आओ। तालूत ने मेरी टांग में टांग अड़ा दी और मैं गिरते गिरते बचा। वो मैं उसे अच्छी तरह जानता था, लेकिन बाद औकात इस बदमाश की हरकतें अकल से बाहर होती थी। गिरने से संभला तो ज़ोरात के महल के पाए बाग में था। ये कौन सी जगह है? मैंने पूछा। खान ऑफ ज़ोरात का महल। आओ, खानम से मिलेंगे, तालूत ने कहा और फिर मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ चल पड़ा। तो गोया बराह रास्त काम करने का फैसला कर चुके हो? बिल्कुल, तालूत ने जवाब दिया। उसके चेहरे से पता चलता था कि वह हंगामी तौर पर काम करने के मूड में है। महल के सदर दरवाजे पर पहरेदार मौजूद थे। दो शाला ओढ़ लो, तालूत ने आहिस्ता से कहा, और मैंने उसके कहने पर अमल किया। तालूत खुद भी निगाहों से रूपोश हो गया और हम इत्मीनान से पहरेदारों के दरमियान से निकलकर अंदर दाखिल हुए। थोड़ी देर के बाद हम खान ऑफ ज़ोरात के खूबसूरत कमरे के दरवाजे पर थे। तालूत ने दरवाजे पर ताकत सिर्फ की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बंद है, तालूत ने सरगोशी की। तरकीब नंबर 10, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तालूत ने गर्दन हिला दी और फिर उसकी जोरदार लात कमरे के दरवाजे पर पड़ी और हम दोनों तैयार हो गए। अंदाजे के मुताबिक चंद लम्हात के अंदर ही दरवाजा खुला और दो कवि हैकल नौजवान बाहर निकल आए। जो ही वह बाहर निकले, हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर खानम के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। दरमियानी उम्र की खूबसूरत और पुरवकार औरत, चेहरे पर परेशानी की लकीरें दरवाजे की जानब देख रही थी। दोनों नौजवान अंदर आ गए। कोई भी नहीं है खानम, उनमें से एक ने कहा। फिर ये आवाज कैसी थी? पता नहीं। खानम चंद साथ खामोशी से उन दोनों की शक्लें देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं जानती हूँ ज़ोरात के दरो दीवार मेरे दुश्मन हो गए हैं, लेकिन खैर दरवाज़ा बंद कर दो। एक नौजवान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो दोनों कुर्सियां घसीट कर बैठ गए। हाँ, क्या बता रहे थे तुम? खानम ने पूछा। अमीर गुलबार के महल में हमारा आदमी पहुंच चुका है। बेहद चालाक आदमी है, बहुत जल्द रिपोर्ट देगा। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि खान कहाँ है। अगर वही मिल जाए तो मैं सारी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द करके खुदकशी कर लूँ। उनके बिना तो मैं मर भी नहीं सकती। आप हिम्मत ना हारें खानम, हालात का मुकाबला करने में हम आपके साथ हैं। खुदा तुम्हें खुश रखे। तुम जैसे चंद इंसानों के सहारे से तो मैं जिंदा हूँ। खुदा की कसम, हकीकत सामने आ जाए उसके बाद मैं जिंदगी भी खुशी से दे दूंगी। बदनामी का कोई दाग लेकर मैं मर भी नहीं सकती। मेरे वालदैन, मेरे खानदान की भी इज्जत है। खानम की आवाजों में सिसकियां शामिल थी। आप हमारे सरों पर कायम रहे खानम, हम आपके लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। मगर अब क्या किया जाए? मुमकिन है अमीर गुलबार के महल से कोई पता चल सके। अंधेरे के तीर हैं, निशानों का क्या भरोसा। फिर भी हमें अपनी कोशिशों में नाकाम होने दे खानम। उसके बाद पहले हम खुदकशी करेंगे, फिर आप, नौजवान ने कहा। खानम की गर्दन झुकी हुई थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं इंतजार करूंगी। और वो दोनों नौजवान उठ गए।
आओ। तालूत ने मेरे कान के करीब सरगोशी की और हम दोनों भी उन नौजवानों के साथ बाहर निकल आए। नौजवान आगे बढ़ गए थे। जब वो दूर निकल गए तो तालूत ने खुद को जाहिर कर दिया। मैंने भी शाहिदाना का शाला दो शाला उतार दिया और फिर तालूत ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है, अंदर आ जाओ, खानम की आवाज उभरी और हम दोनों अंदर दाखिल हुए। खानम ने हमारी तरफ देखा और उछल पड़ी। वो मतहशिन अंदाज में खड़ी हो गई थी। तुम कौन हो, उसने सवाल किया और फिर बारी बारी हमारी शक्लें, हमारा जिस्म और हमारा लिबास देखने लगी। खानम के दोस्त तालूत ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी शक्लें मेरे लिए अजनबी हैं। मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा, मैंने कभी तुम्हारे चर्चे नहीं सुने। हम ज़ोरात में अजनबी हैं। मैंने कहा, ओह बैठ जाओ, खुदा के वास्ते मुझे अपने बारे में साफ साफ बताओ। अगर दुश्मन भी हो तब भी मुझे दुश्मनी की वजह बताओ। मैं वही करने को तैयार हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन मुझे वजह बता दो। हम 100% दोस्त हैं खानम, और ये जज्बा लेकर आपके पास आए हैं कि आपकी मदद करें। तालूत ने कहा, जब तुम ज़ोरात में अजनबी हो तो तुम्हें ज़ोरात के बारे में कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी यहाँ तक रिसाई कैसे मुमकिन हुई? ये हमारी खूबी है खानम, हम नामुमकिन को मुमकिन बनाने के माहिर हैं। जहाँ रहा ज़ोरात का मसला तो यहाँ के गली कोचे बताते हैं कि ज़ोरात उलझन में गिरफ्तार है। अजनबी दोस्तों, अगर तुम दोस्त हो तब, अगर मजाक उड़ाने हो तब, मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगी कि एक ऐसी औरत की मदद करो जो कमजोर है, जो वो बर्दाश्त कर रही है जो उसके बस की बात नहीं। सुनो, मेरी आखिरी मंजिल मौत है। मैं खुशी से मर जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे किरदार पर जो दाग लगे हैं वो धुल जाएं। क्या आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकती हैं खानम? तालूत ने पूछा। हाँ, मैं इस वक्त हर सतून का सहारा ले सकती हूँ, ये जानने के बावजूद कि कोई भी सतून मेरा मकबरा बन सकता है। तब फिर खानम, अलफ से लेकर ये तक पूरी दास्तान सुनाएं, कोई लफ्ज़ दरमियान से खज़फ ना करें, वो भी बता दें जो दूसरों के इल्म में नहीं। ये भरोसे की कसौटी है और यही हमारे जज्बात को तहरीक देगी। मुझे एतराज़ नहीं है, बेबस औरत ने कहा और फिर पुरख्याल अंदाज में बोली, तुमने कहा है कि तुम ज़ोरात में अजनबी हो। सुनो, शायद तुम्हें यहाँ के मुफसिल हालात भी मालूम ना हों। खान ज़ोरात एक नेक दिल इंसान है। ज़ोरात की मलका के इंतकाल के बाद उसने दूसरी शादी का फैसला किया। मेरा इंतखाब हुआ। गो उम्र में तज़ाद था, लेकिन मेरे वालिदैन ने यह पसंद की कि मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मैं यहाँ आ गई, हालांकि अर्शीला मेरी हम उम्र थी। बहरहाल मैंने इस मौजू पर कुछ नहीं सोचा और अपने फ़राइज़ अंजाम देने लगी। यहाँ मुझे नापसंद करने वालों में सिर्फ अर्शीला थी, मेरी बेटी, मेरी सौतीली बेटी। मैं उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो मासूम है। वो मुझसे नफ़रत ज़रूर करती है, मेरे खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। दूसरा इंसान शकील है, लोग उसे बुरा समझते हैं। वो ओबाश इंसानों में बैठता है लेकिन खुद बुरा नहीं है। मेरे सामने वो हमेशा एहतराम मलहूज़ रखता है, लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने उसकी साजिश से खान ज़ोरात को अगवा कराया है। ये गलत है। मैंने अपने शोहर के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, साजिश करने वाले दूसरे हैं। मैं बेतकल्फ़ी से अमीर गुलबार का नाम ले सकती हूँ। वो हमारे ख़ानदान के दुश्मन हैं और हमेशा हमारे खिलाफ सफ़ आरा रहे हैं। मैं रियासत की बागडोर जो पसंद करे उसके हाथ में देने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरे ऊपर से तमाम इल्ज़ामात वापस लिए जाएं। आपका मुतालबा जायज़ है खानम, तालूत ने कहा। क्या तुम खलूसे दिल से कह रहे हो? हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। मुझे इस वक्त हमदर्दों की ज़रूरत है। मेरे मुहाफ़िज़ ने मेरे आवाम को मेरे ख़िलाफ़ भड़का दिया है। मेरे हमदर्दों की तादाद बहुत कम है। हम आपके हमदर्द हैं। तुम मेरे लिए क्या करोगे? वो करेंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकती खानम, तालूत ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? नामों में क्या रखा है खानम? आप मुझे पांसा पलट खान नंबर 1 और इन्हें पांसा पलट खान नंबर 2 कह सकती हैं। खानम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। खुश मजाज हो तुम लोग। मुझे भी हंसे हंसाने वाले लोग पसंद हैं, लेकिन बदकिस्मती ने मेरी मुस्कुराहट छीन ली। हम बदकिस्मती से आपकी मुस्कुराहट वापस लेकर आपके होंठों पर चिपका देंगे, आप फिक्र ना करें, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़। काश कोई मेरे लिए कुछ कर सके, खानम ठंडी सांस लेकर बोली और हम दोनों बाहर निकल आए।
तालूत संजीदा था। हम इत्मीनान से महल के बैरूनी हिस्से की तरफ चल पड़े। तालूत की खामोशी बेहद पुरइसरार लग रही थी। दफतन वो रुक गया। क्यों? मैंने उसे देखा। काम शुरू करना है ना? ठीक है, मैंने जवाब दिया। तो फिर अभी क्यों ना शुरू कर दिया जाए? ये भी ठीक है। तो भाई पांसा खान नंबर 2, फिर शुरू करो। क्या इरादा है? इस सिलसिले में जितने करदार मुलव्वस हैं एक एक करके उन्हें टटोलते हैं। मसलन शकील, अर्शीला, अमीर गुलबार। फिलहाल ये 3 नाम फहरिस्त में हैं। मेरा ख्याल है इब्तिदा किसी हसीन चेहरे से की जाए। यूं भी हसीन चेहरों से शुरू होने वाले काम खुश अखसलूबी से तय पा जाते हैं। गोया अर्शीला, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। समझदार आदमी हो, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर एक गुजरते हुए मुलाजिम को रोक कर बोला, ए खानम अर्शीला कहाँ हैं? खानम अपनी ख्वाबगाह में हैं और खानजादी बैला बाग में। और ये बैला बाग कहाँ है? तालूत ने पूछा। इस इमारत के पीछे। मगर तुम कौन हो? मुलाजिम ने पूछा। दूसरी तरफ घूम जाओ, तालूत बोला और मुलाजिम हैरत से उसे घूरने लगा। फिर उसकी गर्दन खुद ब खुद दूसरी तरफ घूम गई। तालूत ने होंठ कोड़ कर फूंक मारी और मुलाजिम बदहवास सा आगे दौड़ता चला गया। आओ, तालूत ने कहा और मैं हंसता हुआ उसके साथ चल पड़ा। इमारत के पीछे दर हकीकत एक खूबसूरत बाग था जिसके दरमियान एक नन्हा सा कॉटेज बना हुआ था। तालूत ने पसंदीदगी की निगाहों से उस हसीन इलाके को देखा। उम्दा जगह है, आओ। और हम कॉटेज की तरफ बढ़ गए। कॉटेज के दरवाजे पर कोई पहरेदार मौजूद नहीं था। हम लोग इत्मीनान से अंदर दाखिल हुए। एक लंबी राहदारी से गुजरकर एक कमरे के दरवाजे पर रुके। तालूत ने दरवाजे को धकेल कर खोला। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। उसने इत्मीनान से दरवाज़ा खोल दिया। बहुत ही खूबसूरत कमरा था। मोटा कालीन बिछा हुआ था। उस पर आला दर्जे का फर्नीचर मौजूद था। एक आराम कुर्सी पर हम दोनों की तरफ पुश्त किए कोई बैठा था। लंबे लंबे बाल कुर्सी से नीचे लटक रहे थे। आहट सुनकर वो इस फुर्ती से पलटी कि हम हैरान रह गए। उसके हाथ में पिस्तौल नजर आ रहा था और आंखों में किसी भूखी बिल्ली की सी कैफियत थी। उसने चमकदार निगाहों से हम दोनों को देखा, फिर चहकती हुई आवाज में बोली, आओ आओ, मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी होगी। आओ, तालूत ने एक गहरी सांस लेकर कहा। तालूत, मैं आहिस्ता से बोला। इसकी आवाज़ पर गौर करो। कर चुका हूँ, तालूत ने जवाब दिया। क्या ख्याल है? बहुत खूबसूरत आवाज़ है। मजाक मत करो, मेरा मतलब है। समझ रहा हूँ यार तुम्हारा मतलब। थोड़ी देर खामोश रहो, तालूत ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। क्या मशवरा कर रहे हो? गालबन तुम्हारे पास पिस्तौल तो होंगे ही। हसीन लड़की बहुत मजबूत असाब की मालक मालूम होती थी। हम पिस्तौल नहीं रखते, आंख माल कर कत्ल कर देते हैं। और तुम्हारी शक्लें हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे से मुशाबे हैं। आओ बैठो मेरे पास। किस काम से आए हो? लड़की ने पूरे सुकून से कहा। वैसे मुझे उसके अंदाज पर ज्यादा हैरत नहीं थी। मैं उसकी आवाज़ से उसे पहचान गया था। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो ये वही औरत थी जो पिछली रात हमें पहाड़ों में मिली थी। तालूत इत्मीनान से उसके सामने बैठ गया। मैं भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। लड़की इत्मीनान से कुर्सी पर बैठी, लेकिन पिस्तौल का अंदाज ऐसा था कि हमारी ज़रा सी भी गलत जुम्बश पर उसके इस्तेमाल में दिक्कत ना हो। हाँ, अब बताओ कौन हो? गालबन तुम दोनों जुड़वा भाई हो। कौन से सवाल का जवाब पहले दरकार है? तुम्हारी ज़ात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अपनी आमद का मकसद बताओ, उसने साफ लहजे में कहा। तुम्हारा नाम अर्शीला है? हाँ है, उसने एतराफ़ किया। कुछ मालूमात दरकार हैं तुमसे, तालूत ने लापरवाही से कहा। मगर तुम हो कौन? उसने खौनख्वार लहजे में कहा। हमारी मुलाकात पहली नहीं है। इस बार मैंने उनकी गुफ्तगू में मदाखलत की। क्या मतलब? वो चौंक पड़ी। पिछली रात पहाड़ों में हमने तुमसे अपना तारुफ कराया था। उस वक्त जब कुछ पुरइसरार लोग एक मीटिंग कर रहे थे, मैंने जवाब दिया और अर्शीला का चेहरा एक लम्हे के लिए सुस्त पड़ गया, लेकिन बड़े आहनी असाब की मालक थी। फौरन खुद पर काबू पा लिया और वसीले अंदाज में बोली, मेरा ख्याल है तुम दोनों पागल हो। लेकिन महल की अब ये हालत रह गई है कि तुम जैसे लोग बिला रोक टोक अंदर आ जाते हैं। मेरे पास क्यों आए हो? इसका मकसद बताओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर गोली भी चला सकती हूँ और अपनी हिफाजत के सिलसिले में मैं तुम दोनों को ख़त्म भी कर सकती हूँ। खातून अर्शीला, हम इस वक्त भी आपको बता चुके हैं कि आपके ज़ोरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और आज भी यही कहते हैं। ज़ोरात के अजनबियों की ख्वाहिश है कि आप लोगों की मदद की जाए।
खातून, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। हम तुम दोनों मुझे पागल मालूम होते हो। मुझे किसी की मदद दरकार नहीं, ना ही तुम्हारी पहाड़ी वाली बात दुरुस्त है। ठीक है, आप हमसे तावन नहीं कर रही, ना करें, लेकिन सुन लें, आज ही से ज़ोरात में नत नए हंगामे होंगे। खान ज़ोरात के दुश्मनों को चूहे के बिल से निकाल लिया जाएगा और उन्हें सड़कों पर कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। और ये तुम करोगे? वो तंजिया अंदाज में बोली। हाँ खातून अर्शीला, तालूत ने भारी आवाज में कहा। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? इस ख्याल से आए थे कि आपसे भी मुलाकात कर ली जाए। मुमकिन है आप भी ज़ोरात से कुछ दिलचस्पी रखती हों, तालूत ने कहा। और अर्शीला के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। उसकी आंखें और ज्यादा खतरनाक हो गईं। उसने होंठ भींच लिए और दर हकीकत उसकी शक्ल में वो काफी खतरनाक नजर आई। सुनो, उसने सांप की तरह फुंकारते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम बाबा के दुश्मनों की कोई नई चाल हो, जो तीसरे रास्ते से काम करना चाहते हो, लेकिन कोशिश कर लो, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। अर्शीला किसी की मोहताज नहीं। हम जा रहे हैं मिस अर्शीला, तालूत ने उठते हुए कहा। दिल तो चाहता है तुम्हें ना जाने दूं, लेकिन ये ज़ोरात का महल है, वो गुर्राई। हमें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा, तालूत बोला। क्या मतलब है इस बात का? अगर आपका दिल चाह रहा है कि हमें यहाँ से ना जाने दें, तो आपको कोई खास दिक्कत ना होगी, बशर्ते कि आप हमारी लाशें ठिकाने लगाने का भी माकूल बंदोबस्त कर सके। फौरन यहाँ से चले जाओ, फौरन निकल जाओ। अरे बस, हिम्मत जवाब दे गई, तालूत ने मज़का उड़ाते हुए कहा। मैं कहती हूँ चले जाओ, वरना। अर्शीला दांत पीसकर खड़ी हो गई। पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त सख्त थी। चंद साथ वो हमें दोनों को घूरती रही और फिर उसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। मुमकिन है तुम्हारे मिशन ही ये हो, मुमकिन है तुम सिर्फ कुर्बानी के बकरे हो। जाओ, चले जाओ, तुम यहाँ से कुछ ना मिलेगा, एक कप चाय भी नहीं। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ताना सलूक नहीं कर सकती। खैर ये तो बता दो कि शकील से कहाँ मुलाकात हो सकेगी? क्यों? वो फिर चौंक पड़ी। बस ऐसे ही, पुरानी शनासाई है, जहाँ आए हैं तो मिलते चले जाएंगे, और इसके बावजूद तुम खुद को शरीफ इंसान कह रहे हो। जाओ, किसी मुलाजिम से पूछ लो, वो तुम्हें उसके पास पहुंचा देगा। उसने नफरत ज़दा अंदाज में होंठ सकोड़ते हुए कहा। पासा पलट नंबर 2, तालूत ने मेरी तरफ देखा। क्या बात है भाई नंबर 1, चलो। मैंने भी उसे मज़का खेज अंदाज में जवाब दिया और हम दोनों बेला बेग के खूबसूरत काटड़ से निकल आए। हम इस तरह उस इमारत में घूम रहे थे जैसे ये हमारे ननियाल हों। बहरहाल अर्शीला भी इन मामलात में खसूसी तौर से मुलव्वस है, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, क्या वो तन्हा है या उसके साथ कुछ और लोग भी हैं? मालूम करना पड़ेगा। वैसे तुम्हें उसके रात के अल्फाज याद नहीं? हाँ, कम अज कम उनका ताल्लुक इन लोगों से नहीं जो पहाड़ों में मौजूद थे। गोया वो खान ज़ोरात या खानम के दुश्मनों में से नहीं, लेकिन खानम के अल्फाज भी याद रखना। क्या मतलब? खान ज़ोरात ना सही, वो खानम के दुश्मनों में से ज़रूर हो सकती है। तालूत ने एक गुजरते हुए मुलाजिम को रोका और वो उनके करीब आ गया। खानज़ादा शकील कहाँ है? अपने कमरे में। मगर तुम कौन हो? शकील के दोस्त, तुम हमें उसके कमरे तक पहुंचा दो। आओ, मुलाजिम ने कहा और हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसने एक ऊंचे दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, ये है शकील खान की हरम। अगर दोस्त हो तो अंदर चले जाओ, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। परवाह ना करो, हम दोनों लंगोटिए हैं, तालूत ने कहा और मुझे इशारा किया। हमने दरवाजे को धकेला और दरवाजा खुल गया। जिसे कमरा कहा गया था वो कमरा ना था, बल्कि एक अजीम शान हाल था, जिसकी बनावट जदीद तरीन थी। अकबी हिस्सा खुला हुआ था और दूसरी तरफ भी 2 दरवाजे नजर आ रहे थे जो खुले हुए थे। हमने खाली हाल को देखा और फिर एक दूसरे की तरफ। दरवाजे, तालूत ने कहा। आओ, मैंने कहा और हम दोनों खुले हुए दरवाजों की तरफ बढ़ गए। समझ में नहीं आया कि कौन से दरवाजे से दाखिल हुआ जाए। चुनाचा एक दरवाजे में से मैं और दूसरे से तालूत अंदर दाखिल हुआ, लेकिन दोनों दरवाजे एक दूसरे बड़े हाल के थे और ये हाल खाली नहीं था। 3-4 कवि हैकल लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। एक और कुर्सी पर बड़ी मूंछों वाले लेकर दुबले पतले बदन का एक नौजवान बैठा हुआ था। अच्छी शक्ल सूरत का था, लेकिन चेहरे पर शराफत नहीं थी। आंखें सुर्ख और डरौनी थीं। उसके सामने मेज पर शराब की बोतल और गिलास रखा हुआ था। वो तन्हा ही पी रहा था। दूसरे लोग उसके सामने किसी हद तक मुअद्दब नजर आए। नौजवान का रुख सामने ही की तरफ था। हमें देखकर वो चौंक पड़ा।
اس کے انداز پر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی احساس ہوا اور ان کی گردنیں بھی گھوم گئیں۔ نوجوان خونخوار آنکھوں سے ہمیں گھورتا رہا۔ سب ہی نمونے تھے۔ طالوت نے آہستہ سے کہا، آگے آؤ۔ نوجوان کی بھاری آواز سنائی دی اور طالوت خوف زدہ انداز میں آگے بڑھ گیا۔ اس نے میری آستین بھی پکڑ لی۔ اس طرح ہم دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ نوجوان دھاڑا۔ تربوز، خربوز، پہلے طالوت اور میں نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا بکواس ہے؟ نوجوان دھاڑا۔ نام ہے ہمارے، تمہیں اندر کیوں آنے دیا گیا؟ ہم شکیل خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ پرانی دوستی ہے، طالوت نے اسی انداز میں ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ کس سے؟ شکیل سے، شکیل خان نے پوچھا۔ ہاں، میرا نام شکیل ہے۔ شکیل کی مونچھوں کے نیچے ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، طالوت نے خوش ہو کر کہا اور پھر دوڑ کر شکیل سے بغل گیر ہو گیا۔ شکیل ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ساتھی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ پستول پر پہنچ گئے تھے۔ بمشکل تمام شکیل نے اسے دور دھکیلا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے۔ دیکھو ان مسخروں کو، پوچھو ان سے یہ کون ہیں، کس نے انہیں بھیجا ہے۔ رکو، پہلے ان کے لباسوں کی تلاشی لو۔ شکیل نے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے پستول نکال لیے۔ پھر ان کے رخ ہماری طرف کر دیے۔ اپنے ہاتھ بلند کر لو، اور ہم دونوں نے نہایت شرافت سے ہاتھ اوپر کر دیے۔ ان میں سے ایک آدمی نے ہم لوگوں کی جامہ تلاشی لی، لیکن ہمارے پاس معمولی سا چاقو بھی نہیں تھا۔ اس نے شکیل کی طرف رخ کر کے گردن ہلا دی اور ہم نے ہاتھ گرا دیے۔ ہاں، اب بتاؤ تم کون ہو، کس نے بھیجا ہے اور کیا چاہتے ہو؟ خان زورات کے بارے میں معلومات کرنے آئے ہیں۔ کیا؟ شکیل نے پوچھا۔ کہاں چھپایا ہے تم نے اسے؟ طالوت نے کہا، اور شکیل کی آنکھیں کچھ اور بھیانک ہو گئی۔ وہ خوفناک نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اس نے کہا، ہم خود آئے ہیں۔ تمہیں خان زورات سے کیا دلچسپی ہے؟ ان سے بھی ہماری پرانی دوستی ہے، طالوت نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ معلوم کرو ان دونوں سے کس نے بھیجا ہے انہیں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور چاروں نے پستول ہولسٹروں میں رکھ لیے۔ خان زورات کہاں ہے شکیل؟ اگر ان کے اغوا میں تمہارا ہاتھ ہے تو صاف صاف بتا دو، انہیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ دوسری صورت میں ہم تمہیں سزا دینے کا حقدار ہوں گے۔ طالوت نے سخت لہجے میں کہا۔ کھال کھینچ دو ان کی، ٹکڑے کر دو، میں ذمہ دار ہوں، شکیل نے غضبناک لہجے میں کہا، اور وہ سب ہم پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن طالوت ہی بے خبر تھا اور نہ میں۔ میرا خوفناک گھونسا ان میں سے ایک کے جبڑے پر پڑا اور شاید اس کا منہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا۔ طالوت نے ان میں سے ایک کو سر سے بلند کر کے باقی دو پر دے مارا، پھر اس کی ٹھوکروں نے انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ شکیل نے اپنا پستول نکالنا چاہا، لیکن پستول اس کے ہولسٹر میں ایسا پھنسا کہ کسی طور نہ نکل سکا۔ شکیل پستول نکالنے کے لیے زور لگا رہا تھا اور ہم دونوں گرے ہوئے آدمیوں کو ناکارہ کر رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ان میں کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی۔ تب طالوت ہاتھ جاڑتا ہوا شکیل کی طرف بڑھا۔ اس نے شکیل کا ہاتھ پکڑ کر ہولسٹر سے ہٹایا اور پھر اس کا پستول نکال کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شکیل احمقوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہا تھا اور طالوت اس کی نگاہوں میں جھانک رہا تھا۔ پھر شکیل نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا اور بکھلائے ہوئے انداز میں بولا، کیا یہ مر گئے؟ نہیں، صرف بے ہوش ہو گئے ہیں۔ کیا تم بھی مار کھانا چاہتے ہو شکیل؟ طالوت نے پوچھا۔ تم میری توہین کر رہے ہو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے شکیل، میں جو کچھ جاننا چاہتا ہوں وہ تم مجھے بتاؤ گے۔ تم زبردست نقصان اٹھاؤ گے، سمجھے؟ شکیل بے بسی سے بولا۔ اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر اس کی بہادری دکھانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میرے نفع نقصان کی تم کوئی فکر نہ کرو، بولو میری بات کا جواب دو گے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ خان زورات کہاں ہے؟ کیا تمہیں خانم نے بھیجا ہے؟ شکیل نے پوچھا۔ شکیل، صرف میرے سوال کا جواب دو۔ اگر تمہیں اس نے بھیجا ہے تو میں اس سے نمٹ لوں گا، میں دیکھوں گا کہ وہ کتیا مجھے کتنا بدنام کر سکتی ہے، شکیل نے کہا، اور طالوت نے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ شکیل لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن طالوت کا ہاتھ اور رنگ نہ لاتا۔ اس کے ہونٹ سے خون ٹپکنے لگا، اس کی خونخوار آنکھوں میں بھی خون ہی خون نظر آنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ طالوت پر جھپٹ پڑا۔ مار ڈالوں گا، وہ کسی جانور کی طرح گررایا، اور اس نے طالوت کی کمر پکڑ لی۔ لیکن نہ جانے طالوت نے کیا کیا، اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ طالوت آگے بڑھا اور اس نے شکیل کا ایک بازو پکڑ کر مروڑ دیا۔ شکیل دوہرا ہو گیا۔
खान ज़ोरात कहाँ है? छोड़ दे मुझे पागल कुत्ते, छोड़ दे। शकील ताकत सिर्फ करने लगा, लेकिन तालूत की गिरफ्त से आज़ाद होना आसान काम नहीं था। अलबत्ता उसके बाजू की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। खान ज़ोरात कहाँ है? तालूत का लहजा बहुत खौनख्वार था। वो मेरे चचा हैं और मेरा खून खराब नहीं है, शकील ने कराहते हुए कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर मुझे ज़ोरात के बारे में मालूम होता तो मैं खुद भी उस पर हाथ रखे नहीं बैठा रहता, शकील ने कहा। तुम्हारे ख्याल में खान ज़ोरात को किसने अगवा किया है? हाथ तो छेड़ दो, पहले जवाब। अमीर गुलबार ने, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता हूँ। तालूत ने उसका हाथ छोड़ दिया। शकील अब भी दर्द से कराह रहा था। कहाँ रखा है अमीर गुलबार ने खान ज़ोरात को? मुझे नहीं मालूम, फिर बह के तालूत गुर्राया। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो मैं उसे छुड़ाने की कोशिश ज़रूर करता। मेरा उससे इसी बात पर इख्तलाफ हो गया है। तुम मुझे पूरी कहानी सुनाओगे? तालूत ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। क्या ये मर गए? उसने फिर अपने साथियों की तरफ इशारा किया। एक भी नहीं मरा, फिक्र मत करो, बैठ जाओ। और शकील बैठ गया। उसके चेहरे पर अब भी तकलीफ के आसार हवीदा थे। एक गिलास, एक पैक ले लूं, उसने कराहते हुए कहा। लो मेरी जान, एक मेरी तरफ से भी, तालूत चहका और शकील ने गिलास में शराब उंडेली। फिर उसे चंद ही लम्हों में मैदे में उतार लिया और फिर होंठ चूसता हुआ तालूत की तरफ देखने लगा। उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ भी उठ गई थी। तुम्हारी मदद को अगर पूरी फौज भी आ जाए तब भी तुम्हें हमारे जंगल चुंगल से ना छुड़ा सकेगी, क्या समझे? तालूत ने कहा। मगर तुम हो क्या भला? शकील झल्लाए हुए अंदाज में बोला। असली नाम खरबूज, तरबूज, उर्फियत पासा पलट नंबर 1 और 2। वैसे तुम खुदाई फौजदार भी कह सकते हो। वैसे इन बातों में क्या रखा है? काम की बातें करो। क्या पूछना चाहते हो? अभी तक नहीं मालूम हो सका? क्या फिर उठना पड़ेगा? जलील मत करो, गोली मार दो, शकील खान गुर्राया। जलील करना मकसूद नहीं है दोस्त, लेकिन तुम भी तो तावन करो। खान ज़ोरात के अगवा में मेरा हाथ नहीं। तुमने अमीर गुलबार का नाम लिया है। हाँ, मुझे शुबा है उसी ने खान को अगवा किया है। कैसे शुबा है? पहले वो ये काम मेरे जरिए चाहता था, यानी वो खानम के खिलाफ साजिश करना चाहता था। खानम के खानदान से उसकी पुरानी दुश्मनी है। मैं भी उसके फ्रेम में आ गया था और उसके फ्रेम में आकर मैंने एक घनौना काम किया। वो क्या काम था? मैंने किसी को नहीं बताया, शकील गुर्राया। मुझे बता दो मेरी जान, किसी से कहने थोड़ी जा रहा हूँ। मैंने अपनी माँ को बदनाम किया। क्या मतलब? मैंने अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अमीर गुलबार की फैली हुई अफवाह की तरवीद भी नहीं की। गोल मोल गुफ्तगू मत करो, साफ कहो। खानम मेरी माँ है, मैंने कभी उसे बुरी आंख से नहीं देखा, लेकिन अमीर गुलबार मक्कार इंसान ने मेरे और उसके ताल्लुकात की अफवाह फैलाई और मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। शकील ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। अमीर गुलबार का मकसद क्या था? बराहे करम और कुछ मत पूछो। हम तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं शकील। तुमने हमारी दुश्मनी देखी है, दोस्ती भी आजमाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक एक लफ्ज साफ साफ बताना पड़ेगा, तालूत ने कहा। शकील कई मिनट तक मुंह छुपाए रहा, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता हाथ नीचे गिरा दिए। तवील कहानी नहीं है, बहुत कुछ तुम्हें बता चुका हूँ। हालांकि मुझे ये भी नहीं मालूम कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं जो कोई भी हूँ, ना तुम्हारे दुश्मन हैं, ना खानम के, ना ज़ोरात के। हम तुम सब की मदद करना चाहते हैं बिला वास्ता, इसलिए तुम्हें तरद्दुद नहीं होना चाहिए। जो कोई भी हो ताकतवर हो, और ताकतवर बिदाते खुद बहुत कुछ होता है। सुनो, जो कुछ हो रहा हूँ उसमें एक लफ्ज़ भी गलत नहीं। उसके बाद अगर तुम मेरे बदन की बोटी बोटी काट दोगे तब भी कुछ और नहीं मालूम कर सकोगे। हम तुम्हारे ऊपर एतबार करेंगे शकील खान। खान ज़ोरात मेरा मेहरबान चचा है। उसकी ज़ात से ना सिर्फ मुझे बल्कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मैं अमीर गुलबार की लड़की ज़रमीना से मोहब्बत करता हूँ। वो भी मुझे चाहती है। एक बार अमीर गुलबार और उसके बेटे ज़बर खान ने हम दोनों को यकजा देख लिया। ज़बर खान ने तलवार निकाल ली, लेकिन अमीर गुलबार ने उसे रोक दिया और मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। मैं उसके साथ उसके घर पहुंच गया। अमीर गुलबार संजीदगी से मुझे देख रहा था। ज़रमीना से तुम्हारे कब से ताल्लुकात हैं? 3 साल से, मैंने जवाब दिया। कहाँ तक पहुँच गए हो? पाकीज़गी की हदूद के अंदर, मोहब्बत की इंतहाई मंजिल तक। मैंने कहा, सच कहते हो? बिल्कुल सच। झूठ की हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ज़रमीना से शादी करना चाहते हो?
ہاں کیا کر سکو گے اس کے لیے جو مجھ سے کہا جائے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے سوائے اس کے کہ خان زورات کے بھتیجے ہو؟ کیا تم کبھی زورات کے حکمران بن سکتے ہو؟ شاید کبھی نہیں، لیکن میں زرمینہ کی شادی والی زورات سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ ہمت کرو تو ہر ناممکن ممکن بن سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ پہلے تمہیں حلف اٹھانا پڑے گا، جو کہوں گا اسے راز رکھو گے اور اسی پر اسی طرح عمل کرو گے جس طرح میں کہوں گا۔ حلف اٹھائے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ میں زرمینہ کی محبت میں اندھا ہو رہا تھا اور میں نے حلف اٹھا لیا۔ تب امیر گلبار نے مجھ سے کہا، اگر تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو نہ صرف زرمینہ سے ہاتھ دھو گے بلکہ تمہیں اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہا۔ تب اس نے باقی گفتگو دوسری نشست میں کرنے کے لیے کہا اور زرمینہ مجھے ملنے کی اجازت دے دی۔ تم جانتے ہو میں اس کا کس قدر ممنون ہوا ہوں گا۔ اور پھر دوسری ملاقات میں اس نے دل کا حال کھول دیا۔ اس نے کہا کہ وہ زورات کی حکومت حاصل کرنے میں میری مدد کر سکتا ہے، اور پھر اس نے پورا پروگرام بتایا۔ پروگرام کے تحت ہمیں سب سے پہلے خانم افزورات کا پتہ کاٹنا تھا۔ اسی سے خطرہ ہو سکتا تھا کیونکہ اس کا خاندان بہت با اثر تھا۔ خان زورات کی موت کے بعد خانم کا خاندان برسر اقتدار آ سکتا تھا۔ رہی خان اور زورات کی لڑکی ارشیلا تو اس کی کوئی آواز نہیں تھی۔ خانم خان زورات سے اپنے خاندان کے لیے کوئی وصیت لکھوا سکتی تھی۔